ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। सबसे पहले तो ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद उसमें आपने देखा हो, मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, उन क्वेश्चन का भी आंसर जो है इसी चीज़ से निकलता है। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्या क्या पढ़ना है इसके लिए, और इसको पढ़ने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट इसको पढ़ने से पहले चाहिए होंगे वो पता लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं वो पता लगाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कुछ की पॉइंट समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कुछ स्पेसिफिक एंगल के क्या क्या होते हैं जो 8.2 एक्सरसाइज में दिया गया। ट्रिक समझेंगे किस तरीके से टेबल बनाई जाती है। रिलेशन समझेंगे कि एंगल के बीच में और ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब है एक के बढ़ने से दूसरे को क्या फर्क पड़ता है, या एक के घटने से दूसरे को क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने पड़ते हैं कि भैया ये है माउंट एवरेस्ट, सुना होगा इनके बारे में आपने, बहुत ही महान दिग्गज हैं। बड़े बड़े लोग इसके ऊपर चढ़ने की ट्राई करते हैं लेकिन चढ़ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी है ये, 8849 मीटर, यानी कि 8.8 किलोमीटर, बहुत लंबा होता है ये। 8.8 किलोमीटर ऐसे देख लो और ऐसे देख लो, 8.8 अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर यहाँ से कितना होगा, कनाट प्लेस समझ लो, सीपी गए हो ना, तो यहाँ से हाँ जी, अब ऑटोमेटिक नेचुरल रास्ता है, कोई वैसा रास्ता नहीं है कि गाड़ी लेके पहुँच गए, पहाड़ की चढ़ाई करके जाना पड़ता है। हेलीकॉप्टर इतनी ऊपर जा नहीं पाता, एयर प्रेशर भी तो होता है ना, फिर ऊपर जाके प्रेशर डाउन हो जाता है, नाक से खून आने लगेगा, ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा। पढ़ाई होगा साइंस में तुमने, नहीं पढ़ा? ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ 152.05 मिलियन किलोमीटर। यहाँ तो चलो किलोमीटर में बात थी, 8-9 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, मिलियन, मिलियन का मतलब हो गया भैया 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 और इसके आगे लगा दो 152.05, इतने किलोमीटर। अब किलोमीटर को भी अगर 3 में 0 और लगा दो तो इतने मीटर सन से यहाँ तक का डिस्टेंस है। लाइट तो आसानी से कर लेती है कवर, हम करने जाएंगे तो लग रहा है कम से कम 2-3 करोड़ साल तो लग ही जाएंगे। चलो छोड़ो, यहीं रहते हैं। तो भैया बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, कैसे हाइट निकाली जाती है, डिस्टेंस निकाला जाता है, रेशो निकाला जाता है, ठीक है, सर्कल का यूज़ करके गैलेक्सी के बीच में। अब जो अर्थ है, अर्थ की रेडियस पता है आप लोगों को कितनी है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, या फिर आप कह सकते हो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। कैसे नाप रहे हैं ये, कैसे अंदाजे लगते हैं? ट्रिग्नोमेट्री भी हाई लेवल की लगती है, 10th क्लास की नहीं लगेगी कि तुम सोचोगे नहीं सर आज ट्रिग्नोमेट्री का सेशन पढ़ के मैं तो घर पे जाके निकाल लूँगा कि सर्कल की वो अर्थ की रेडियस कितनी है। और भी ज़्यादा कंसेप्ट लगते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि इसका यूज़ होता ही होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, और वो समझेंगे अब आगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी नाम समझ लेते हैं, क्या मतलब है इसका। TRI, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गॉन का मतलब साइड्स, पॉलीगन कहते हैं ना, पॉलीगन, ऑक्टागन, डेकागन, हेक्टागन। तो गॉन का मतलब होता है साइड, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसके अंदर करना होता है भैया 3 साइड्स वाले पॉलीगन का मेजरमेंट। 3 साइड वाला कौन होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल पीछा नहीं छोड़ रहा, 9th क्लास में भी था, 10th क्लास में भी है, इसमें भी आ रहा है, हर जगह ही आ रहा है। क्यों, इतनी क्या दिक्कत है भाई? स्क्वायर तो आ नहीं रहा, रेक्टेंगल तो आ नहीं रहा, क्यों त्यागी जी? बताया था मैंने क्यों आ रहा है। क्योंकि पूरे ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं शेप्स के बारे में। जितनी भी शेप्स हैं वो 2 तरीके की होती हैं, या तो वो होती है पॉलीगन, या फिर वो होती है कर्व। कर्व का मतलब सर्कल मान लो आप, पॉलीगन का मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब आ गया आपके। रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस तरीके से। और जितनी भी शेप्स हैं उन सब की जो बेसिक यूनिट है वो है ट्राइंगल। कोई भी अगर शेप हो तो वो ट्राइंगल से मिलकर बनती है, क्लियर है? सर्कल ही बनता है ट्राइंगल से मिलकर, सर्कल भी ट्राइंगल से मिलकर बनता है, बस बहुत सारे ट्राइंगल, छोटे 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 छोटे, इस तरीके से। तो बहुत सारे अगर मैं इनफाइनाइट ट्राइंगल जोड़ दूँ तो हमारा सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। सेल के बारे में पढ़ा था तुमने साइंस में, क्या होती है सेल? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर आपको लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है तो सबसे छोटी चीज़ सेल है। अगर आप सेल के बारे में पढ़ गए तो सब कुछ पढ़ा लगा लोगे, ठीक है भाई। बड़ी से बड़ी अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, ईंटें होनी चाहिए आपके पास, सीमेंट होना चाहिए, बन जाएगी। क्यों प्रियांश जी, सही बात है। तो ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। अब ट्राइंगल भी बहुत सारे होते हैं। अगर एक ऐसा ट्राइंगल ले लिया जाए जिसकी 3 साइड बराबर है तो क्या बोलोगे उसको? जिसमें 2 साइड बराबर है उसको कुछ भी नहीं है बराबर। तो इन सभी ट्राइंगल के अंदर भी एक खास बात है कि जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो एक राइट एंगल के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। कोई भी ट्राइंगल उठा लो आप, स्केल एंड ट्राइंगल उठा लो, ये तो आइस स्केल अच्छा बन गया वैसे इस तरीके का। तो इसमें भी क्या, एक तरह से देखा जाए तो राइट एंगल का कॉम्बिनेशन है, हर किसी के अंदर राइट एंगल बनता है। तो भैया सेल से भी छोटी यूनिट, जैसे हम सेल के अंदर भी पढ़ लेते हैं जैसे न्यूक्लियस होता है, वैसे ट्राइंगल का भी सबसे छोटा जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, क्लियर है। पूरे चैप्टर में राइट एंगल के ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली जो है राइट एंगल ट्राइंगल ही दिखता है हमें। ये दीवार है, ये जमीन है, तो क्या है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हो तो सीधा ही खड़ा है ना, टेढ़ा तो है नहीं, तो इसलिए 90 डिग्री के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, क्या कीजिए आप थोड़ा चुप रहना। ये है 90 डिग्री का एंगल, ये है ए, ये है बी, ये है सी। श्योर है भाई, बताएंगे कि इसके अंदर हाइपोटेनस कौन सी है?
बताइएगा शौर्य भाई। ए सी बेटा, हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट साइड, जो सबसे लंबी दिख रही है ना वही है। ठीक है जी, तो इसके अंदर आ गई आपकी ए सी। 4 जी बेस कौन सा है? गलत जवाब। ठीक है जी, मैंने आपसे बोला एक है 20 डिग्री सेल्सियस, एक है 35 डिग्री सेल्सियस और एक है 40 डिग्री सेल्सियस। ये पानी है, ठीक है जी। इस डब्बे में पानी है, इस डब्बे में पानी है, इस डब्बे में पानी है। ठंडा पानी कौन सा है? 20 डिग्री का ठंडा है। और ये वाला नहीं हो सकता। मैंने पूछा ठंडा कौन सा है? हैं? नहीं, 35 वाला भी ठंडा हो सकता है। 40 डिग्री वाले पानी में हाथ डालो, उसके बाद इसमें डालो, ठंडा लगेगा। मैंने ज़्यादा तो बोला ही नहीं, क्यों भाई? ए बी सी डी, राइट में कौन बैठा हुआ है? राइट में कौन बैठा है? तो बेसिकली अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि भैया राइट में कौन है, तो आपको ये आप ये मेरे से पूछ रहे हो सर किसके राइट में, मतलब किसी एक बंदे को रेफरेंस मान के तो बात होगी। 4 बजे लेफ्ट में बैठी है, राइट में बैठी है? उनके लेफ्ट में, आपके राइट में, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि रेफरेंस क्या है। तो रेफरेंस लेते हैं, अगर मैं बोलता हूँ बी, तो बी के राइट में कौन है भैया? सी है। और सी के राइट में देखा जाए तो डी है। इसीलिए बेस का पता लगाने के लिए, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है कुछ ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ, ये जो ट्रायंगल है इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है ना, तो क्या हुआ इसके अंदर? ये जो ए था ये नीचे आ गया, बी तो यहीं पे है 90 डिग्री का, सी ऊपर पहुँच गया। अब बेस तो क्या बन गया? अब बेस बन गया। ए भी पहले था बेस, बी सी। तो हम इस तरीके से नहीं पता लगा सकते कि बेस क्या है। उसके लिए आपको एक चीज़ निकालनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल आपको बताता है कि भैया आप कहाँ पे खड़े होकर देखना चाहते हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप ए पे खड़े हो रहे हो तो ए के हिसाब से, अगर आप रेफरेंस एंगल ए को बोलते हो तो आपका जो बेस है क्या बन जाएगा? बेस। अगर ए पे खड़े हो तो बेस बन जाएगा आपका ए बी, और अगर आप सी पे खड़े हो तो बेस बन जाएगा आपका बी सी। किसकी लेंथ? लेंथ वगैरह तो क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है चेतना जी। ए के हिसाब से बताना परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर होता है जो बिल्कुल सामने होता है, जो खड़ा होता है। ए को अगर आप देखते हो तो ये परपेंडिकुलर मान जाएगा बी सी, और अगर आप सी को देखते हो तो परपेंडिकुलर मान जाएगा ए बी, ठीक है। अब क्लियर है? तो भैया क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको? सबसे पहले रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग जो भी ऑपोजिट साइड होती है, ऑपोजिट साइड यानी कि ये रेफरेंस एंगल है और ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो हाँ जी एडजेसेंट साइड जो होती है उसे हम कहते हैं बेस। रेफरेंस एंगल जो 90 नहीं है उन दोनों में से किसी एक को बनाना पड़ता है, किसी को भी। क्वेश्चन में गिवन होगा किसको बनाना है। ए को अगर बनाना है तो ए को नीचे रखेंगे, सी को अगर बनाना है तो सी को नीचे रखेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से ये ट्रायंगल बन सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, एक रेफरेंस एंगल दूंगा आपको, और आप बताना कि भैया उसमें से कौन क्या है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर रेफरेंस एंगल हम बनाए थे पी को। यश भाई बताएगा इसमें से परपेंडिकुलर कौन है। अगर हम पी को रेफरेंस एंगल मानते हैं तो परपेंडिकुलर क्या बना जाएगा? क्यू आर। विकास बेस किसे मानोगे? विकास पी, पी क्यू को। नहीं ठीक है, क्या हो गया? हंसने वाली क्या बात है भाई इसमें? इन ट्रायंगल ए बी सी अगर वो क्वेश्चन में नहीं बता रहा कि भैया रेफरेंस एंगल में अलग से किसको मान लूँ, तो वो एक आपको हिंट दे देगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि अच्छा रेफरेंस एंगल तो ए है। कैसे पता लगा? ये जो सिंबल है इसे लगा कर दिया, वो बनाया बीच में इस तरीके से ऐसे कर दिया। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? इसे हम कहते हैं थीटा। सेकंड चैप्टर जब हमने करा था तो अल्फा और बीटा पढ़ा था, ठीक है। क्यूबिक के लिए गामा भी आया था। ऐसे ही हम कहते हैं थीटा। थीटा जो होता है वो ग्रीक का एक अल्फाबेट है, ग्रीक का लेटर है, ठीक है। अलग अलग देशों की अलग अलग एबीसीडी होती है, तो ग्रीक वाले अल्फा बीटा गामा थीटा न्यू म्यू जाई फाई डेल्टा एप्सिलॉन ये सब चलते हैं। तो हमने उनसे थीटा उधार ले लिया कि भैया जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल में कोई रेफरेंस एंगल बनाना होगा ना तो हम थीटा यूज़ करेंगे, और ये पूरे वर्ड में फेमस हो गया। क्लियर है? अब कहीं भी अगर मैं लिख दूँ 10 m तो इसका मतलब क्या है? 10 मिनट या 10 मीटर? मीटर, क्योंकि मिनट के लिए तो MIN लगाते हैं ना। कहीं पर भी अगर आपने CM लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? 10 प्राइम मिनिस्टर या 10 चीफ मिनिस्टर, 10 केजरीवाल सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि भैया ऐसी चीज़ों को ऐसा बोला जाएगा। तो हमने बोल दिया कि भैया जहाँ पे भी ये सिंबल आएगा इसका मतलब है रेफरेंस एंगल। किसी भी राइट एंगल का जो रेफरेंस एंगल है, जहाँ से आप देख रहे हो, जहाँ पे आप खड़े हो, जिसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि भैया बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, उसे हमने बोल दिया थीटा। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज तो राजा है भैया, कुछ नहीं छेड़ सकते। वो कह रहा है कि तुम रेफरेंस एंगल इधर उधर करते रहो, मैं तो हाइपोटेन्यूज ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लंबी। और कैसे पता लगाया जाएगा? 90 के ऑपोजिट होती है। देखते ही पता लग जाएगा। वैसे तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। सॉरी भाई, ठीक है, सार्थक क्लियर। चलो
तो राइट एंगल ट्रायंगल आए और पाइथागोरस बाबा ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। याद है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भैया इन दिस थ्योरम? शुरुआत में जब राइट एंगल ट्रायंगल आया था, ठीक है, लोग ए से सी पे जाने के लिए ये वाला रास्ता यूज़ करते थे कि पहले इधर जाओ और फिर इधर जाओ। पाइथागोरस ने बताया बेटा ऐसे जाओ शॉर्टकट पड़ेगा। शुरू में तो लोगों ने बोला है पागल ऐसे थोड़ी होगा शॉर्टकट, सेम जगह जा रहे हैं बराबर ही लगेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल आया उसमें तीन चीज़ें आई। इसे हमने बोल दिया बेस, फिलहाल के लिए इसे बेस बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं परपेंडिकुलर और इसे बोल देते हैं हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करने पे हाइपोटेनस का स्क्वायर आना चाहिए। किसने नहीं सुनी है थ्योरम? सबने सुन रखी है, 5वीं 6वीं क्लास में आ जाती है लेकिन याद नहीं रखी हमने। लेकिन अगर ये चैप्टर करना है तो ये याद रखनी पड़ेगी, इसके बिना चैप्टर नहीं हो सकता। किसमें नहीं, रूट तब आता है जब आपको कोई एक साइड निकालनी हो, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, वहीं से अगर आप पी स्क्वायर निकालना चाहो तो वो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर निकालना चाहो तो वो हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हाइपोटेनस निकालनी है तो ये फॉर्मूला, परपेंडिकुलर निकालना है तो ये फॉर्मूला, बेस निकालना है तो ये फॉर्मूला। इसके बाद अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लग जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी निकालना है तो स्क्वायर हटा के रूट लग जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। ये सिर्फ तभी काम आएगी जब आपके पास दो साइड हो। क्वेश्चन आया इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। ठीक है जी, फिगर बना लिया हमने सबसे पहले। वो कह रहा है कि ए बी से ट्रायंगल बनाओ जिसमें बी एंगल राइट एंगल हो, ठीक है जी। फिगर बनाई हमने, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। 90 डिग्री एंगल कहाँ पे लगाना है? बी पे लगा दिया, चलो जी। उसके बाद मेजरमेंट क्या दे रखी है हमने? ए बी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और बी सी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस निकालनी है मेरे को। फिगर बनाते ही आपको पता लग जाएगा कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होना चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर, बेस कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का प्लस करके 25। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आया, तो हाइपोटेनस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो भैया इतना काम आना चाहिए अपने को। हो जाएगा? एक क्वेश्चन दे दूँ, निकालो कॉपी। बेस निकालिए। बाकी लोग है तो हाँ जी, वाला फैन बंद करिए ऊपर वाले। हाँ सबकी 20 आ गई? किसकी 20 नहीं आई एक बार बता दो फिर मैं समझाऊँ। आ गई महक जी? बेस निकालना है तो बेस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या था बेस का फॉर्मूला? बेस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बेस हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 और 15 का 225, 400 आ गया। 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, तो 20 सेंटीमीटर आ गया। विकास क्लियर है? अगला वाला करो। फाइंड एक्स इफ ट्रायंगल ए बी सी द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ये हाइपोटेनस दे रखी है, ये बेस दे रखा है। एक्स की वैल्यू निकालनी है। नहीं बेटा देखो एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। आइडेंटिटी लगेगी इसमें ए प्लस बी की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं हम। सार्थक क्या हुआ? करो।
ठीक है, यही बनेगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा x, तो x का स्क्वायर कर दिया, बेस है 12 तो 12 का स्क्वायर कर दिया, हाइपोटेन्यूज x प्लस 8 का होल स्क्वायर कर दिया। जब भी किसी दो चाहिए कि सम को ओपन करते हैं तो आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर किया, x स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर किया 64 आ गया, 2 इंटू a इंटू बी करा तो a टू द 16x आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से तो बहुत ही आसान हो गया, चलो क्वाड्रेटिक बननी नहीं थी, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा आपके पास 16x और ये 64 इधर के माइनस हो जाएगा, 144 में से 64 चला गया, क्या बचेगा 80। और यहाँ पे कितना है 16x, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 16 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ से जो 16 है इसके नीचे आ जाएगा। 16 की टेबल में 80 का बात है 5, x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5 प्लस 8 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो भैया 5, 12 और 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड 5 है और एक साइड 12 है तो हाइपोटेन्यूज 13 आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं जो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी करते करते। ठीक है, प्रियांशी जी क्लियर। अक्ष, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, क्या देखा हमने थोड़ी सी एक्टिविटी करनी शुरू करी, हमने कहा यार देखें क्या चल रहा है यहाँ पे। एक ट्राइंगल ले लिया मैंने जिसके अंदर ये तो 90 है ही, इसको तो छेड़ ही नहीं सकते, ए बी सी। एक एंगल को अगर मैं फिक्स कर दूँ ये है 45 डिग्री, तो दूसरा वाला कितना होगा चार लीजिए। एक एंगल 90 है, एक 45 है, तो लास्ट वाला कितना होगा 180 में से 90 प्लस 45 माइनस कर दूँगी। ठीक है जी, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, ऐसे कहते हैं। जी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होना चाहिए ट्रायंगल के अंदर। एंगल इधर रखा है आपको 45, बी दे रखा है 90, सी नहीं पता, तो ये हो जाएगा एंगल सी प्लस 135 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी आ गया आपका 180 माइनस 135, तो एंगल सी कितना आ गया 45, तो एंगल सी भी हमारा 45 आ गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एक 90 है और एक 45 है, तो दूसरा वाला भी 45 ही होगा। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, पूरा नाम, शाबाश, इसे हम कहते हैं भैया आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। दो प्रॉपर्टी है भाई के पास। आइसोस्केलस इसलिए क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं, और अगर दो एंगल इक्वल हो तो दो साइड भी इक्वल होती हैं, होता नहीं होता। अगर दो एंगल इक्वल हो तो दो साइड भी इक्वल होती है, अगर दो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है जी, और 90 डिग्री का एंगल है इसलिए राइट एंगल भी है। अब इससे रिलेटेड कुछ रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है जी, अब हमें पता लग गया कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। अपनी मर्जी से कुछ साइड ले लेते हैं। इसमें कितनी ले बताओ, ए बी की वैल्यू कितनी रखूँ मैं 5 सेंटीमीटर रख लेते हैं। चलो, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा। हाइपोटेन्यूज निकालना पाइथागोरस का यूज़ करके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड हाइपोटेन्यूज। क्या कीजिए, एक क्लास ले चुके हो तुम, थोड़ा शांत रहो, मुझे पता है आपको आता है बहुत, बाकी बच्चों को भी निकालने दो। नया कॉन्सेप्ट आएगा फिर देखते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालिए। हाइपोटेन्यूज नहीं पता हमें कितनी है, यही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने किया था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ऐसे ही किसी जो बच्चे नहीं है उनको दे देंगे। कितना है हाइपोटेन्यूज आ गई आपकी 5√2। किसकी किसकी नहीं आई 5√2 एक बार मेरे को बता देंगे। आ गई विकास, विकास ठीक है। मनन निकाल ले बेटा, इस जन्म में तो निकाल ही ले, अगले जन्म तक तो मैं रुक नहीं पाऊंगा भाई। आ गई 400 कैसे आ गया? हाँ √50 को सिंप्लीफाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 5, उसका स्क्वायर कर दिया, बेस है 5, उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 25 और 25, तो ये हो गया 50 तो आया है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, रूट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट और 50, फिर 50 के मैंने टुकड़े करा दिए। 50 जो होता है वो 225 का होता है, और ये 5 का होता है, और 5 जो है वो 5 बंदा होता है, तो 5 का पेयर बन गया, जिसकी वजह से 5 बाहर आ जाएगा, 2 बेचारा अंदर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 5√2। क्लियर है भाई? चलो, अगर ये 5 की जगह मैं लगाता हूँ 12 सेंटीमीटर, अब निकालना हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? हाँ, मैंने सुन लिया है, चाहे तुम कुछ ना कहो। 5 कहाँ से बेटा? दोनों 12 हैं। हाँ, आइसोस्केलस है ना, तो दो साइड तो इक्वल देनी पड़ेगी आपको, दोनों 12 हैं, उसके अकॉर्डिंग निकालो हाइपोटेन्यूज कितनी आ रही है। हाँ, उसके वो करो प्राइम फैक्टर करके, देखो जिन जिनका पेयर बन रहा है उनको बाहर निकालो, जिनका पेयर नहीं बन रहा उनको अंदर छोड़ो। आगे अक्ष, गलत,
जी 12√2 नहीं आ रहा। 144 और 144 को प्लस कर दोगे, 12 का स्क्वायर करोगे, फिर 12 का स्क्वायर करोगे, दोनों को प्लस करोगे, 288 के प्राइम फैक्टर निकाल लो। 2144 272 236 218 2933 31 3 2 और 2 यानी 12 बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर आ जाएगा। 3 to the 6 6 to the 12 इस तरीके से होता है। ठीक है जी, जब हमने 5 रखा तो 5√2 आया, 12 रखा 12√2 आया। अगर परपेंडिकुलर 10 रखता हूँ तो क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल इसलिए बेस भी 10 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 10√2। मैंने इसको रख दिया भैया 100, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100√2। 215628 215628 215628 √2, कोई भी नंबर लगा दो। अगर ये x है और ये x है तो ये हो जाएगा x√2। इतना क्लियर है? ठीक है जी। तो जब हमारे मैथमेटिशियन ने करके देखा कि यार अगर मैं 45 डिग्री रखता हूँ एक एंगल को तो दूसरा भी 45 आ रहा है, जिसकी वजह से दो साइड इक्वल हो रही है। तीसरी वाली जो हाइपोटेन्यूज है ना हमेशा √2 टाइम्स आ रही है, हमेशा √2 टाइम्स आ रही है। तो हमने क्या देख लिया कि भैया कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है एंगल्स और साइड का, कि अगर आप एंगल यानी कि जो थीटा है अगर हम 45 डिग्री रख देते हैं ना एक, अगर इसको मैं थीटा बोल दूँ, अगर थीटा 45 रखते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर तो इक्वल आ रहा है भाई साहब हर ट्रायंगल में। चाहे छोटा ट्रायंगल बना दो बड़ा बना दो, एक साइड जो होगी वही दूसरी साइड होगी। और नहीं सोच लिया कि भैया जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर की √2 टाइम्स आ रही है नहीं आ रही? तुम्हारे सामने ही है अभी। तो जिस तरीके से 45 में होता है वैसे ही हर डिग्री में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप 30 डिग्री लगा लोगे तो भी कोई ना कोई सेट बैठेगा, अगर आप 50 डिग्री लगा लोगे तो भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा, 90 डिग्री लगाओगे तो भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि भैया हर एंगल के हिसाब से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल की जो साइड्स है उनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। जैसे इसमें रिलेशन हो गया ना, परपेंडिकुलर बेस बराबर आ गया। कहीं भी आपको दिख जाए कि भैया एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है राइट एंगल जिसमें ये 45 है, जितना ये होगा उतना ये होगा और इसका √2 टाइम्स ये होगा। क्लियर है? ठीक है। तो इन्होंने सोचा चलो यार और बढ़िया करते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया। हम पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद कुल मिला के 4 चीज़ें होती हैं, 5 मान लो। पहला है 90 डिग्री का एंगल, दूसरा एक रेफरेंस एंगल, एक बेस, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। इतनी सी जिंदगी है इस पूरे चैप्टर की फिलहाल हमारी क्लास में। ठीक है, ये हो गया आपका PQR छोड़ो एक्स वाई जेड ले लो। ठीक है जी, हमारे पास है 3 साइड्स पर P, B और H। हमें इनका रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालते हैं दो को बिठा के, क्योंकि रेशियो हमेशा 2 चीज़ों को निकलते हैं। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल लिया, जैसे यहाँ पे हमने निकाला ना। अब यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर देखूँ तो कितना है P अपॉन, अगर मैं H निकालूँ तो परपेंडिकुलर कितना है 10 और हाइपोटेन्यूज कितना है 10√2। तो 10 से 10 कट के कितना रेशियो आ गया 1/√2 आ गया। सब में ही आ रहा होगा, 1/√2 तो P अपॉन H की जो वैल्यू है वो किसी काम की है, तो इसलिए हमने P अपॉन H रख लिया। भैया हो सकता है फ्यूचर में भी काम है। ऐसे ही मैंने बेस और H को ले लिया, ऐसे ही P और H को P और B को ले लिया। 3 पेयर बने, और भी बन सकते हैं कोई पेयर रेशियो निकालने के लिए। क्या करेंगे त्यागी जी, इनका उल्टा कर दो, बिल्कुल सही बात है। P अपॉन H का उल्टा कर दोगे तो H अपॉन P हो जाएगा, तो ये नया रेशियो आएगा। 1/2 और 2/1 दोनों अलग अलग बातें होती है। 1/2 मतलब एक रोटी के 2 हिस्से, 2/1 मतलब 2 रोटी एक बंदे को मिलेगी, अलग अलग बातें। इस तरीके से B अपॉन H का उल्टा क्या हो जाएगा H अपॉन B, और P अपॉन B का उल्टा हो गया B अपॉन P। क्लियर? तो ये क्या है, ये है द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज ऑफ एंगल थीटा। भैया थीटा लगाना ज़रूरी क्यों है यहाँ पे? अगर मैं थीटा नहीं लगाऊंगा तो हो सकता है बेस ये बन जाए और परपेंडिकुलर ये बन जाए। दिक्कत अभी जो हमने आगे फेस करी थी, हमें कैसे पता लग रहा है कि बेस ये है थीटा के हिसाब से, तो बिना थीटा के काम नहीं हो सकता। तो इस P अपॉन H का जो है ये पूरा नाम है, फुल नेम, जो इसने घर पे इसके जन्म प्रमाण पत्र में लिखा होता है ना जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं। तो द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज ऑफ एंगल थीटा, ये इसका फुल नेम है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका घर पे कोई निकनेम है कोई निकनेम या नहीं पता, एक ही नाम चल रहा है? हाँ भाई छोटू हैं, छोटू, गुल्लू, चीनू, मीनू, नहीं है किसी का नाम? आजकल तो वैसे नाम ही छोटे छोटे बनाने लगे, पहले होते थे लंबे लंबे नाम होते थे, इसलिए निकनेम चाहिए होता था। तो भैया मेरा घर का निकनेम है हीरा, इसलिए मेरी आईडी में डायमंड लिखा हुआ है, जिनको भी पता होगा इंस्टाग्राम आईडी मेरी पता है। चलो, तो भैया निकनेम बनाना था, ये तो बहुत बड़ा नाम है। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं तो ये लिखता रह जाऊँगा, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज ऑफ एंगल थीटा। ये बहुत बड़ा नाम है, शॉर्टकट बनाओ कुछ। क्या कीजिए, क्या शॉर्टकट बनाए? हाँ जी लगा लेते हैं भैया। तो एक वर्ड होता है SINE, साइन। इस साइन का मतलब होता है डिस्टेंस निकालना, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बीच में। तो हम क्या करते हैं, साइन का शुरुआत के 3 अक्षर ले लेते हैं और इसको हम लिख देते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि भैया साइन थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ से, तो अगर आपको पूछा जाए कि भैया साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप लिख के दे देना जी, काम खत्म। ठीक है, मैं जी निकनेम बना दिया हमने, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, बस वो कहना चाह रहा है कि भैया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बता दो, उसी के लिए उन्होंने निकनेम बोल दिया कि साइन थीटा बना दो। ठीक है, उसके बाद जो ये था, जैसे साइन होता है, इसी का एक भाई होता है कोसाइन, कोवर्कर, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक है,
तो कोसाइन के लिए हमने बना दिया COS ऑफ थीटा। थीटा लगाना क्यों जरूरी है भैया? थीटा के बिना ये नहीं पता लग पाएगा कि कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है, तो इसलिए थीटा तो साथ साथ चलेगा ही। क्लियर है यहाँ तक? एक जो सर्कल होता है उसको एक टच करने वाली लाइन होती है, क्या कहते हैं उसको? नहीं सुनी? टेंजेंट के बारे में सुना नहीं सुना? ठीक है जी। तो ये होती है टेंजेंट, इसका भी खास रोल है। तो भैया एक इसमें से हमने वर्ड चुरा लिया, टैन ले लेते हैं यहाँ से, तो इसको हमने बोल दिया टैन थीटा। नेमिंग हो रही है, और वो भी नेमिंग हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जो हमारे साथ के लोग हैं मैथमेटिक्स वाले, उन्हीं से ही हमने थोड़े बहुत नाम उधार ले लिए। एक बंदा है इसका भाई को टेंजेंट, तो इसमें से हमने ले लिया कॉट, COT। क्लियर? एक सर्कल है, इसके अंदर से एक लाइन जा रही है, इसको क्या कहते हैं? सीकेंट। सीकेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 बार इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। टेंजेंट वो होती है जो एक बार टच करके जाती है बस। ठीक है, जब हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे ना सर्कल तब पढ़ेंगे अच्छे से। तो सीकेंट के 3 अक्षर ले लो, इसे हमने बोल दिया सेक थीटा। क्या लगा दें आगे? को लगा दें, तो ये बन जाता है आपका कोसेक थीटा। लेकिन ये 5 लेने पड़ेंगे अब तो वर्ड, 3 से तो काम बनेगा नहीं भाई। कोसेक में अगर आप सिर्फ COS लोगे, और साफ लिख देता हूँ कोसेक थीटा। अगर मैं सिर्फ कॉस लूँगा तो ये भी कॉस है, फर्क नहीं पता लगेगा ना, तो इसलिए इसमें 2 और लेने पड़ते हैं। तो ये कुल मिला के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? द रेशियोज ऑफ डिफरेंट साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू 1 रेफरेंस एंगल। बिना रेफरेंस एंगल के काम नहीं होगा भैया। साइन के साथ में थीटा लगाना पड़ेगा, कॉस के साथ में थीटा लगाना पड़ेगा, टैन के साथ में थीटा, कोसेक के साथ में थीटा, सेक के साथ में थीटा, कॉट के साथ में थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो। इनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है जी, कोई मीनिंग नहीं होता इसका, सिर्फ नाम है बस। ठीक है, मैंने बोल दिया भैया वैगन आर, क्या मतलब है इसका? गाड़ी का मतलब है, वैगनर का मतलब गाड़ी है, गाड़ी का एक नाम है। ठीक है जी, क्रेटा क्या है ये? कोई वर्ड थोड़ी है ये, कोई चीज़ थोड़ी है भैया। 5 किलो क्रेटा देना, हाँ पैक करनी है भैया, घर पे जाके खाएंगे भैया, डोने भी डाल देना। तो सिर्फ नाम है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे नाम लिख दिया क्योंकि बहुत लंबा बोलना पड़ रहा था। अगर मैं इसको बोलूँगा ना, अगर मेरे को ये चीज़ निकलवानी है तो मैं बोलूँगा फाइंड द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर टू ऑफ एंगल थीटा। इससे बोलूँगा फाइंड कॉट थीटा, तो शॉर्टकट हो गया ना। आसान काम करने के लिए हमें नेमिंग करनी पड़ती है, तो हमने इस तरीके से नेमिंग कर दी। क्लियर है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन कैसे आएगा भैया? क्वेश्चन आएगा कि भैया आपको एक ट्रायंगल दे दिया मैंने, ये वाले ले लेते हैं। मान लेते हैं बेस की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ये तीनों चलते ही चलते हैं, 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बहुत पॉपुलर है। साइन थीटा की वैल्यू बताना कितनी आ जाएगी? परपेंडिकुलर कितने? 4, और बेस कितना, हाइपोटेन्यूज कितनी है? 5। 4/5 लिख के आ जाना, एक नंबर मिल जाएगा। बड़ी बात है कोई? यश बताएगा, कॉस थीटा की वैल्यू बताएगा यश। शाबाश, 3/5। मैम जी tan थीटा की वैल्यू बताइए। 4/3। चारवी जी कॉट थीटा बताएंगे। ठीक है, दिव्यांशी जी सेक थीटा 5/3। ठीक है, और प्रियांशी जी कोसेक थीटा। शाबाश, हार्ड है तो बच्चों को लगती है हार्ड। ठीक है तो भैया दिक्कत ये आती है कि भैया फॉर्मूले शुरुआत में याद नहीं होते। क्या कि अब तो आपको याद हो गए होंगे कि कब P और H लगाना है, कब B और H लगाना है, कब P और B लगाना है। तो यहाँ पे चलो लिखा हुआ है तो समझ में आ रहा है। अब वहीं अगर मैं एक ब्लैंक पेपर ले लूँ, ठीक है जी, और तुमसे पूछ लूँ सिस्टम, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। ये है थीटा, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। कॉपी बंद बंद बंद, हाँ बंद कर दो। चीटिंग से काम नहीं करना भाई। देखो यहाँ पे कोई देखो पैसे तो मिलने थे, प्राइज मनी, कि नहीं आउट हो जाएंगे तो पैसे खत्म हो जाएंगे। सीखने के लिए आए हो, सीखने के हिसाब से काम करो। सार्थक साइन थीटा कितना बेटा? और कोई बताना चाहे? 5/12 गलत है बेटा, 5/13 सही है। कॉट थीटा बताइए। 12/13 गलत है आंसर। 5/12। शाबाश, गलत जवाब है। हाँ इतने अटैम्प्ट में तो आ ही जाएगा सही। जी हाँ, तो बेसिकली वो तो लिखा हुआ है तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अभी इतना याद नहीं हो पाया। लेकिन अगर आपको याद करने की ट्रिक बता दी जाए जो कि बहुत पॉपुलर है, अब तो बच्चों के मुंह पे चढ़ी हुई है।